अब मैंने बहुत ज़्यादा एलैबोरेट कर दिया कि एक्चुअली ये कैसे है, डीएफडी से क्या डिफ़र है, ठीक है? डीएफडी में तो हम जो एरो यूज़ करें उसी के ऊपर अपनी डाटा लिख रहे हैं। इसमें 2 टाइप्स के एरोज़ यूज़ हो रहे हैं। एक तो जस्ट कनेक्टिविटी के लिए, उसे हम इन्वोकेशंस एरो कहते हैं। दूसरा जो है हमारा डाटा फ्लो एरोज़ हैं, उसके ऊपर हम अपना डाटा लिख रहे हैं। डाटा फ्लो एरो के नाम से पता चल गया कि उसके ऊपर कोई डाटा लिख रहे हैं। और अपने डीएफडी में हम जो है वो डाटा फ्लो एरोज़ यूज़ करते हैं। और स्ट्रक्चर चार्ट में हम दोनों टाइप्स के एरो यूज़ करते हैं। चलिए, ये तो था पीछे आपका सारा स्ट्रक्चर चार्ट। हाँ जी, हम इतनी देर से यूएमएल आप लोगों ने भी सुना होगा, यूएमएल डायग्राम्स होती हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग यूजिंग यूएमएल। भाई ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? चलें शाबाश, आज आप मुझे बताएंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैम जिस चीज़ पे काम करना हो। हाँ जी, अब ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, कोई भी पर्सन भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ठीक है? जिसके ऊपर हमारा फोकस होगा। उसकी हमने क्या चीज़ें बतानी होती हैं? एक ऑब्जेक्ट की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी होती हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज़ बतानी होती हैं, यही काम ही होते हैं ना? अगर एक पर्सन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं? चलो शाबाश, बताओ जल्दी से मुझे। एक पर्सन है, आप अपने को लगा लो, आपकी खसूसियत क्या हैं और आपके फंक्शंस क्या हैं? मैम हाइट प्रॉपर्टीज है, हाइट, नेम, कलर, और जो फंक्शंस है वो हीट करना, यस, स्लीप कैसे करना। चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये आपके फंक्शंस हैं, ठीक है? आप ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जो आपका ज़ाहरी लुक है, हाइट, वेट, कलर, जेस्चर्स, ये सारे आपकी किस में आती है? कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है, ठीक है? हाँ जी, यहाँ पे अब मॉडल की बात करते हैं। मॉडल देखिए, मॉडल मॉडल ही होता है, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट मॉडल है, तो मॉडल यहाँ पे क्या है? मॉडल कैप्चर्स एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर सम एप्लीकेशन व्हाइल ओमिटिंग, मतलब निकालना, ऑब्स्ट्रैक्ट करना, निकालना किसी चीज़ के अंदर से अपना एक्चुअली पर्पस जो आप मतलब कैरी करना चाह रहे थे, वो निकालना। तो ऑब्जेक्ट मॉडल इसी इसी को नाम कहा गया है कि ऑब्जेक्ट के अंदर से उसकी खसूसियात, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को निकालना। जब तक आपको आपका पर्पस ना मिल जाए, दी रेस्ट। अ मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन बी ग्राफिकल, टेक्सचुअल, मैथमेटिकल और प्रोग्राम कोड बेस्ड। सो ये मॉडल जो है वो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कुछ भी हो सकता है। ग्राफिकल भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, मैथमेटिकल भी हो सकता है, प्रोग्राम कोड बेस्ड भी हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है ना आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर कि ऑब्जेक्ट आपका सॉफ्टवेयर है या पर्सन है या कोई भी चीज़ है। मॉडल्स आर वेरी यूजफुल इन डॉक्यूमेंटिंग द डिज़ाइन एंड एनालिसिस रिजल्ट। हाँ जी, भी मॉडल देखिए, मॉडलिंग जो करती हैं मॉडल्स होंगी तो वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन कर रही होती हैं। मॉडल्स ही नहीं होंगे तो स्टेज का क्या फ़ायदा, उस सब्जेक्ट का क्या फ़ायदा? सो मॉडल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी। तो समझ लें यहाँ पे जो मॉडल्स हैं, हमने अपने एक्चुअली डाटा को एनालिसिस करना है या डिज़ाइन करना है या कुछ भी करना है, अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसी बेस पे ही करते हैं। मॉडल्स आर फैसिलिटेट द एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोसीजर देमसेल्व्स। सो देखिए, मॉडल आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बता देती है। आप जब मॉडलिंग देख रहे होते हैं तो वो आपको अगर कपड़ों से रिलेटेड है तो वो फुल आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन करके दिखा रही होती है कि किस तरह वो एंगल से अच्छा लग रहा है, हर एंगल से वो आपको दिखाते हैं, ठीक है? और ये भी बताते हैं कि कितनी हाइट वालों के लिए वो ड्रेसिंग जो है वो अच्छी रहेगी या किसी भी टाइप की मॉडलिंग हो रही होती है। तो यहाँ पे डाटा की मॉडलिंग भी हो ज़रूरी है, ठीक है? जो आपके एक्चुअली एनालिसिस और डिज़ाइन प्रोसीजर को बनाने में काम आता है। सो आपके पास एक स्ट्रक्चर बना होता है तो आप उसको आसानी से लेके अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्राफिकल मॉडल आर वेरी पॉपुलर बिकॉज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंस्ट्रक्ट। यस, मैं अगर टेक्सचुअल लिखती हूँ ना तो सम टाइम मेरे लिए कन्फ्यूजन है। मैं ग्राफिकल देखो डायग्राम्स बना के काम कर रही हूँ, मैं डायग्राम्स बना के मैं कहती हूँ कि मुझे ये पहले सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़र को लॉगिन करवाना है, फिर मुझे यूज़र से सारी डिटेल जो है वो ऐड करनी है। अब यूज़र ऐड हो जाता है तो मैं कहती हूँ कि उसकी जो ईमेल है वो वन टाइम ही हो, दोबारा ना हो, तो वो उसकी इंटरनल पार्ट के अंदर आ जाता है। एक्चुअली मॉडल बनाने का तरीका कार यही होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा बेस्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए।
UML इज द प्राइमरीली अ ग्राफिकल मॉडलिंग टूल। एक्चुअली जो आपकी UML है, UML डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। जैसे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। UML के बगैर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो इसमें बहुत सारी डायग्राम्स आएंगी। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है ये। सो ये आपके पूरे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, या आपने बना लिया है या बनाना है। However, it often requires text explanations to accompany the graphical modes. सो ये ज़रूरी नहीं है कि अब आपने टोटली ग्राफिकल ही रिप्रेजेंटेशन बनानी, इसके अंदर राइट भी करना पड़ता है। सो हम वन बाय वन देखते रहेंगे। तो ये था आपका मॉडल। अब हमें इस मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आती है वो देखते हैं। Need for model. An important reason behind constructing a model is that it helps manage complexity. Yes. मैं आपका सॉफ्टवेयर तो देखने से रही, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, मैं क्यों देखूँ आपका सॉफ्टवेयर। तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आपने ही बनाई है। तो मैं ना उसको उसको देख लूँगी, उसको रीड कर लूँगी। मैं देखा कि हाँ भाई यूज़र जो है वो लॉगिन कर सकता है, यूज़र जो है वो आपका इंटरफेस देख सकता है, यूज़र लॉग आउट कर सकता है, मुझे पता चल गया। इसके बाद जो इंटरफेस है उसके अंदर आप डिफरेंट फंक्शंस लगाए हुए हैं। जैसे कि फेसबुक है, उसके ऊपर आप पोस्टिंग भी कर सकते हैं। मुझे पता चल गया हाँ भाई आपने चैट वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपने टाइमलाइन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो बजाय इसके कि मैं आपके सॉफ्टवेयर को वन बाय वन चेक करूं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो UML डायग्राम जो है वो बेस्ट है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। और हम अपने स्टूडेंट्स की ऐसे ही देखते हैं। वो बात है कि जब आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं तो जो आपका सुपरवाइज़र होता है वो हर चीज़ ओपन करके देखता है। मैं तो देखती हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन हर चीज़ देखती हूँ। और जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है तो फिर उसको भी देखा जाता है कि आपने जो डायग्राम्स बनाई हैं वो कैसी बनाई हैं, क्या वो वाकई वैलिड हैं या नहीं है। वंस मॉडल ऑफ द सिस्टम हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, लेट्स सपोज करो आपका जो मॉडल स्ट्रक्चर है वो बन चुका है, दीज कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग। अब आपका जो मॉडल बन चुका हुआ है उसको आप किस किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। एनालिसिस भी कर रहे हैं, हाँ भाई इसमें ये प्रॉब्लम थी, इसमें ये होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, उसको स्पेसिफाइड कर दिया, उसकी टर्म्स उसकी क्लासिफिकेशन कर दी। कोड जनरेशन कर रहे हैं, आफ्टर दैट स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस, देन यू कैन मूव टू डिज़ाइन। ठीक है, विजुलाइज एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड द वर्किंग ऑफ अ सिस्टम। विजुलाइजेशन देखिए, आपकी विजुलाइजेशन जो चीज़ आपको टेक्सचुअल के फॉर्म में समझ नहीं आ रही वो विजुअली बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये मेरी नहीं प्रिडिक्शन, ये एक्चुअली हर बंदे की प्रिडिक्शन है। बच्चे को भी अगर आप विजुअली चीज़ दिखाओगे ना तो वो बड़े अच्छे से उसको कैप्चर करेगा। उसको ए फॉर एप्पल पढ़ाई जाओ, उसको जब तक एप्पल नहीं ना दिखाना उसको पता नहीं चलना ये एप्पल है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, सिस्टम को सोल्व करने के लिए बड़े काम आती है, और अंडरस्टैंडिंग भी इजीली हो जाती है। सो देन आपकी टेस्टिंग होती है, मेंटेनेबिलिटी होती है, पोर्टेबिलिटी होती है, ETC ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आता जाता है। टेस्टिंग, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ETC, दैट्स ऑल। हाँ जी, all these application, these UML models can be only used to document the result but also to arrive at the result themselves। ठीक है, इसके अंदर भी लिखते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ना सिर्फ आपको ये चीज़ प्रोवाइड करती है बल्कि उसको एक्चुअली डाटा को बताती है कि आपका थीम क्या था, आपने डाटा जो है वो कैसे यूज़ किए। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल अ मॉडल डेवलप्ड फॉर इनिशियल एनालिसिस। ठीक है, अभी इनिशियल एनालिसिस के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिकेशन शुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी वन यूज्ड फॉर डिज़ाइन। वो एक डायग्राम है, एक एग्जांपल ली है इन्होंने कि आप एक इनिशियल एनालिसिस करने के लिए और स्पेसिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स बनेंगे। अभी एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन में ना बड़ी चेंजेस आती रहती है। A model that is being used for analysis and specification would not show any of the design decision। देखें भाई, मैंने अभी आपको बताया, अभी यहाँ पे एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन हो रही है, एक्चुअली आपकी डिज़ाइन की डिसाइड नहीं करेगा कि डिज़ाइन एक्चुअली कैसे करना। वो तो एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली ये वैलिड है, अब इसके बाद मुझे इसको कोड करना है या फिर डिज़ाइन करना है। वो बात की बातें होती है डिसाइड करना। दैट वुड बी मेड लेटर ऑन ड्यूरिंग द डिज़ाइन स्टेज। अभी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी।
ऑन दी अदर हैंड आ मॉडल यूज फॉर डिज़ाइन पर्पज, लेट्स सपोज करते हैं अब ये डिज़ाइन पर्पज के लिए वो यूज़ हो रहा है, तो शुड कैप्चर होना चाहिए ऑल दी डिज़ाइन डिसीजन। ठीक है, अब जो आपने अपने मॉडल को डिज़ाइन पर्पज के लिए कैप्चर किया है तो वो हर लिहाज से आपका एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन गुड होना चाहिए, देन ही आप करते हैं। एनालिसिस तो पता नहीं हज़ार सौ बार करते हैं और हज़ार सौ बार उसमें कन्फ्यूजन होती है और उसको सही करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, तो ये एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन तो है वो चलता रहता है। देयरफॉर इट इज़ गुड आइडिया, ठीक है, एक्सप्लिसिटली मेंशन निकालना उसके अंदर से, जिसको एक्चुअली इस आइडिया को हम इन्हांस करते हैं, अपना एक्चुअली मैनेज करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दी पर्पज फॉर विच आ मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड अलोंग दिस मॉडल, आपने एक मॉडल बनाया, उसके एनालिसिस कैप्चर की, उसकी स्पेसिफिकेशन की, अब उसमें से एब्स्ट्रैक्ट निकाला, उसमें से ऑमिटिंग की, ठीक है, जो आपको परफेक्ट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन लगेगा, फिर उससे रिलेटेड आप क्या करते हैं, अपनी जो एक्चुअली डिज़ाइनिंग है या कोडिंग है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा अब यूएमएल को देख लेते हैं। अभी हम मॉडल्स की बात कर रहे थे, ठीक है, मॉडल्स की एग्जांपल ले ली, एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन पहला पर्पस है वो अच्छा होना चाहिए, देन ही आप जो है वो अपने डिज़ाइन पर्पस की तरफ मूव होंगे। हाँ जी, यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूएमएल एज द नेम इम्प्लाइज इज अ मॉडलिंग लैंग्वेज, यस इसको हम मॉडलिंग लैंग्वेज कहते हैं। इट मे बी यूज टू विजुलाइज, specify, construct and document the artifacts of the software system। भाई यूएमएल किसकी बनती है, आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम की, आपकी वेबसाइट जो भी आप बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर हो गया, वेबसाइट्स हो गया, या एंड्रॉयड बेस्ड भी बना रहे हैं तो उसकी भी यूएमएल रिप्रेजेंटेशन होगी। यूनिफाइड होता है एक तरीका का, यूनिफॉर्म मतलब कि वाकई पता चल रहा है कि कोई प्रोफेशनल काम हो रहा है, कोई प्रोफेशनल डायग्राम्स बनी है। It provides a set of notation, for example, rectangle, lines, ellipse, etc. इस तरह के इसमें symbols यूज होंगे। So वो different diagrams है वो हम one by one आगे देखते जाएंगे। To create a visual model of the system. Like any other language, UML has its own syntax. ठीक है, अब UML जो है, जैसे अब अदर लैंग्वेजेस हमने देखी, DFD देखी, हमने स्ट्रक्चर चार्ट देखा, ठीक है, फ्लो चार्ट देखा, DFT चार्ट देखा, तो बेटा उसमें भी उनके डिफरेंट रूल्स और एलिमेंट्स थे। अब इस लैंग्वेज के भी अपने रूल्स हैं, अपने सिंटैक्स हैं, अपने सिंबल्स हैं, ठीक है, अपनी सिंटैक्स की फॉर्मेटेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, फॉर्मेशन है, तो इसके अपने सेमेंटिक्स हैं। सेमेंटिक्स होते हैं कि जिसके अंदर हम सिंबल्स और सेंटेंस वगैरह लिखते हैं, ठीक है, आगे लिखा भी है मीनिंग सिंबल्स और सेंटेंसेस वगैरह। Also, we should clearly understand that UML is not a system design. याद रखिएगा, UML मतलब क्लियर ही बता दे कि सिस्टम डिज़ाइन नहीं होता, सिस्टम डिज़ाइन तो एक बंदे ने करना होता है ना, और डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, तो ये आपको डेवलपमेंट नहीं करवाता, ये बस आपकी जो काम हो रहा है ना सॉफ्टवेयर सिस्टम का, वो उसको रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, उसको मॉडल कर रहा होता है, उसकी मॉडलिंग कर रहा होता है कि भाई ऐसे ऐसे इसने काम करना। मॉडल क्या करती है, मॉडल भी तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ इसका भी काम जस्ट मॉडलिंग ही करना है आपके पूरे सिस्टम की। बट कैन बी यूज टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड एनालिसिस रिजल्ट्स ऑब्टेन यूजिंग सम मेथोडोलॉजी। सो जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ मेथोडोलॉजीज यूज करते हैं। ओरिजिन ऑफ यूएमएल कब हुई थी, इन लेट 1980s एंड अर्ली 1990s, ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन टेक्निक्स समझे, जो सबसे पहले भाई आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग डायग्राम ही आई थी, ऑब्जेक्ट बेस। तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा कि ये डिफरेंट आपके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पेश किए थे कि ऑब्जेक्ट में जो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाए। बूथ्स मेथोडोलॉजी है, उसको किसने साइंटिस्ट ने दिया, अपना नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भाई जैकोबसन। एक्चुअली ये जो बंदा है ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मास्टर है, जैकोबसन, ठीक है। उसके बाद ऑडल्स मेथोडोलॉजी आई। ऑडल मतलब ये नहीं कह सकते कि सारे रही हैं, लेकिन एक्चुअली जो बुक की प्रेफरेंस है ना इस बंदे की होती है, जैकॉब्सन की।
तो एक्चुअली हम यहाँ पे UML डॉप्टी जो भी होती है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की बेस पे इसको ज्वाइन किया गया था, OMG, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। डी फैक्टर और डी जोड़ स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, डी फैक्टर और डी जोड़ बताए हुए हैं क्या होते हैं। चलो शाबाश, आप मुझे बताओ डी फैक्टर क्या होता है। अब खामोश नहीं होना, अब मुझे बताना है डी फैक्टर क्या होता है। पता तो चले आप लोगों ने नेटवर्किंग में ये टर्म पढ़ी हुई है। OMG है ना, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, हैज अ डी फैक्टो स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या चीज़ आएगी, उसके रूल्स आएंगे या फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी। देखो सर आप खामोश हो गए। मैम रूल्स। ओके, और बाकी सारे कहते हैं। मैम एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। हाँ जी, स्टैंडर्ड्स होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। और डी जोर में क्या होता है? देखिए अब मतलब आवाजें नहीं आनी है, अब पता ही नहीं है क्या करना है। मैम ये अप्रूव्ड हमारे पास होते हैं। कौन से लाज स्टैंडर्ड्स होते हैं? लाज होते हैं। डीजू हाँ जी, जी मैम अप्रूव्ड होते हैं। approved होते हैं, लाज होते हैं, लेजिस्लेट होते हैं हमारे पास। एक्चुअली हमने इसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस देखने होते हैं कि कैसे काम करना है। वो जो आपका डी फैक्टर यस होता है ना, उसमें हम फिजिकली उसका सारा स्ट्रक्चर बताते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, लाइक कि फिजिकली कैसे मैनेज किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा इसका। तो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी तो यही चीज़ बता रहा है ना, OMG। तो इसलिए उसको डी फैक्टो कहा है या डी जोर कहा है, क्या कहा है? डी फैक्टो सामने तो लिखा हुआ है। देखिए भाई, आपके जो मतलब प्रॉब्लम्स है मॉडल्स को, बहुत लार्ज है, स्मॉल प्रॉब्लम। डिपेंड करता है कि कितनी आपकी, ये डायग्राम बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं। जब हमने मतलब इसको मूव ऑन गो थ्रू करना है ना, एक्चुअली डायग्राम्स बनानी है इसकी, फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आनी है। तो मैं थोड़ा सा अभी बता दूं, वैसे अभी टाइम खत्म होने वाला है। UML डायग्राम्स, UML कैन बी अंडरस्टैंड यूज टू कंस्ट्रक्ट 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम टू कैप्चर 5 डिफरेंट व्यूज ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। अब डिफरेंट डायग्राम्स तो हैं, लेकिन अब डिफरेंट व्यूज हैं इन डायग्राम्स को बनाने के, एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के। आप एक सिस्टम है उसको 5 डिफरेंट व्यूज के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो जो देखिए पर्सपेक्टिव क्या होता है, आप किसी चीज को देख के जो आपके दिमाग में पहला व्यू आता है वो होती है परसेप्शन, ठीक है, ये होता है पर्सपेक्टिव। जस्ट बिल्डिंग कैन बी मॉडल फ्रॉम सेवरल व्यूज और परस्पेक्टिव सच एज ventilation perspective, electrical, lightning, heating, etc. The different UML diagram provide different perspectives of the software system to be developed and facilitate a comprehensive understanding of the system. UML आप जो डायग्राम है उसको हर लिहाज से रिप्रेजेंटेशन करती है आपके टोटली जो सिस्टम का रिव्यू है। सच मॉडल्स कैन बी डिफाइंड टू गेट द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। द UML डायग्राम्स कैन कैप्चर द फॉलोइंग 5 रिव्यू, जो भी 5 व्यूज ऑफ द सिस्टम है। इस व्यूज के जरिए एक होता है आपका यूजर व्यू, ठीक है, जैसे आप अपने ये सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, आपका यूजर व्यू है। स्ट्रक्चरल व्यू, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया ये हमें नहीं नजर आ रहा, ये बैक एंड जो भी लाइक ये कह लो, ये व्यू नजर आ रहा है, यूजर व्यू है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, इसके पीछे क्या काम किया है, ये देखें, इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये ड्रैग बॉक्स ओपन होता है, तो ये आपका स्ट्रक्चर व्यू है। बिहेवियल व्यू, कि वो अब एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। मैं विंडो के ऊपर जा रही हूँ, मैं इसके सेकंड वाले पार्ट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, तो जो मेरे पास अब इसको क्लिक करने के बाद एक्चुअली परफॉर्म होगा वो आपका इसका बिहेवियर है। इम्प्लीमेंटेशन, अभी मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरे को चेंजेस रिक्वायर्ड हो गई हैं, कुछ भी कर रही हूँ, तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है कि इम्प्लीमेंटेशन व्यू के अंदर ये काम कर सकते हैं और यह काम हुआ है। इन्वायरमेंटल व्यू, जो पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया कि मतलब देखिए, इन्वायरमेंट अगर क्लीन होगा तो आपको चीज़ समझ आएगी, ठीक है। एक इन्वायरमेंट है उसके अंदर डिफरेंट घर, मतलब डिफरेंट घर बने हुए, ये ऐसे एग्जांपल होते हैं। एक इन्वायरमेंट है उसके अंदर डिफरेंट घर बने हुए हैं, वो यूज़र का व्यू है। अब जो
अब घर कैसे डिजाइन किया है वो स्ट्रक्चरल व्यू है। अब हर घर के अंदर क्या क्या हो रहा है वो उसका मतलब अपने बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हर घर के अंदर उनके डिफरेंट मतलब वेज ऑफ स्टाइल है रहने के, डिफरेंट रूल्स हैं, वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये ऐसे ही है। हम इस डायग्राम को इंशाल्लाह कल देखेंगे ज़्यादा डिटेल के। यूज़र व्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम व्यूज़ हैं सपोर्टेड इन यूएमएल। यूज़र व्यू सेंटर में होता है, ये तो भाई मेजर सेंटर में ही है। इन सबको करने के बाद आपका यूज़र व्यू होता है सेंटर के अंदर। स्ट्रक्चरल व्यू, बिहेवियर, उसके इम्प्लीमेंटेशन, एनवायरनमेंट, हम इसको कल इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का था लेक्चर।